हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज का ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, आज आपको बताना चाहता हूं मैं कि बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करना होता है आपको, और किस तरीके से आप बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कम समय में अपनी जॉब को भी ले सकते हैं। तो बच्चे, आज ये पूरे वीडियो में क्या क्या चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एक बार पूरा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस पूरी, आज जो भी बच्चा अगर प्रिपरेशन करना चाहे बैंकिंग एग्जाम का, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आप लोग को सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, उनके क्या सिलेबस होते हैं बैंकिंग के, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए हमें एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कट ऑफ क्या जाता है, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए हमारा, और कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए, और साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या यूसेज होता है इस पूरे प्रिपरेशन में, वो सारी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बात करूं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से एग्जाम्स आप यहाँ पे दे सकते हैं बैंकिंग की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों आपके लिए एक सबसे पहली बात, इसमें दो चीजें होती हैं। किसी भी बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो दो पोस्ट के लिए ये एग्जाम लेता है। एक तो होता है बच्चे क्लर्क के लिए, और दूसरा होता है बच्चों पीओ के लिए। साथ में एसओ के लिए भी लेता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं, लेकिन ये टेक्निकल वालों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग किए रहते हैं। बट यहाँ पे मेरा मेन जो फोकस रहेगा क्लर्क के लिए और पीओ के लिए। तो उसके एसओ के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे, बैंक के एग्जाम के लिए दो पोस्टों का एग्जाम होता है। एक तो क्लरिकल एग्जाम के लिए होता है और दूसरा होता है प्रोविजनरी ऑफिसर, जिसको पीओ बोलते हैं। ठीक है। साथ में बच्चे, ये दोनों में कौन कौन से बैंक्स होते हैं, कौन कौन एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो इन चीजों को मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। तो सबसे पहले तो एक होता है बच्चे एसबीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। एसबीआई एग्जाम आपका कंडक्ट कराता है, अपना अलग से लेता है। उसका क्लर्क का एग्जाम अलग होता है, पीओ का एग्जाम अलग होता है। दूसरा बच्चे आईबीपीएस होता है। आईबीपीएस भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे सेंट्रल बैंक की बात करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की, जितने भी आपके बैंक्स होते हैं, इन सारे बैंक्स का बच्चे आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये सारे बैंक गवर्नमेंट के बैंक है। क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद बच्चे, इनको सारा रेगुलेट आरबीआई करता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन एसबीआई हो या आईबीपीएस का हो, साथ में एक और आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसको हम लोग आरआरबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, जिसको ग्रामीण बैंक बोलते हैं। हर राज्यों में ग्रामीण बैंक अलग अलग होते हैं, तो उनके एग्जाम को भी बच्चे आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। तो ये तीन एग्जाम्स तो बैंक के हो गए, लेकिन इनमें बच्चे अब बात करेंगे क्लर्क के और पीओ की। तो क्लर्क की बात करेंगे तो एसबीआई अपना क्लर्क का एग्जाम अलग लेता है, और आईबीपीएस भी अपना क्लर्क का एग्जाम अलग लेता है। आईबीपीएस में जो भी बैंक्स आते हैं, इसमें बहुत सारे बैंक्स आते हैं, इनके क्लर्क के एग्जाम ये भी लेता है। आईबीपीएस क्लर्क के नाम से आता है एग्जाम इसका। ठीक है। और साल में एक बार ये जरूर होता है। इनके कैलेंडर पहले से ही आ जाते हैं, और ये पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, स्टार्टिंग एग्जाम से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक मैक्सिमम आपका 6 महीना आपका लगता है। 6 महीने में आप यहाँ पे आप एग्जाम देने के साथ साथ आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। साथ में आरआरबी बच्चे, जिसको रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं, ग्रामीण बैंक बोलते हैं, तो ये भी आपका एग्जाम यहाँ पे आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है। तो आरआरबी का क्लर्क होता है, आईबीपीएस का क्लर्क होता है, और एसबीआई का भी क्लर्क होता है। अब मैं बात करता हूँ बच्चे पीओ के एग्जाम की। तो पीओ भी बच्चे, एसबीआई अपना पीओ का एक एग्जाम अलग से कंडक्ट कराता है, साथ में आईबीपीएस अपना पीओ का एग्जाम अलग लेता है। साथ में यहाँ पे बच्चे आरआरबी की बात करेंगे तो आरआरबी भी अपना आरआरबी पीओ के नाम से एग्जाम, अपना ऑफिसर स्केल के नाम से ये एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। ठीक है। तो ये तो तीन पोर्शन हो गए जिनके क्लर्क और पीओ के। तो टोटल 6 एग्जाम हो जाएंगे आपके, तीन इसके, तो 6 एग्जाम साल भर में आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये तो केवल बात हो गई बच्चे किसकी? बैंक की। साथ में बच्चे और भी कुछ एग्जाम्स होते हैं, और भी कुछ एजेंसीज हैं जो एग्जाम अपना कंडक्ट कराती हैं। जैसे कि बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है एलआईसी, ये एलआईसी का यहाँ पे लोगो है। एलआईसी हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, साथ में आरबीआई हो गया। तो ये अपने एग्जाम अलग से कंडक्ट कराते हैं। ये भी बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड रहता है। कुछ इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्लर्क नहीं बोला जाता उनके पोस्टों को। जैसे एलआईसी अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो एलआईसी बच्चे क्लर्क की जगह यहाँ पे बोला जाता है असिस्टेंट। क्या बोला जाता है बच्चे? असिस्टेंट। तो एलआईसी में असिस्टेंट का भी एक बच्चे वैकेंसी आता है, तो उसके भी एग्जाम को आप देते हैं। तो इनका भी कैलेंडर में, इनका भी एलआईसी अपना अलग, खुद ही अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है असिस्टेंट के नाम से। ठीक है। साथ में बच्चे आरबीआई भी बच्चे, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है,
इसके भी असिस्टेंट की पोस्ट आती हैं, तो ये भी बच्चे अपना आरबीआई यहाँ पे एग्जाम भी कंडक्ट होता है। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट का, एलआईसी असिस्टेंट का है, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, ये सारे बच्चे क्लरिकल के बराबर इनकी जॉब प्रोफाइल रहती है, इसलिए मैंने इनके बगल में लिखा। साथ में अगर मैं पीओ की बात करूं तो पीओ के जैसा बच्चे और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आरबीआई एक ग्रेड बी करके पोस्ट निकालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ग्रेड बी करके एक पोस्ट निकालता है, तो उस एग्जाम को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, एलआईसी में बच्चे डबल एओ के नाम से पोस्ट आता है, डबल एओ काफी बढ़िया पोस्ट होती है, तो यहाँ पे बच्चे ये सारे ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं, तो पीओ में ग्रेड बी हो गया और डबल एओ हो गया, ये सारे बच्चे एग्जाम्स बच्चे इनके इंडिविजुअल होते हैं, जैसे आरबीआई अपना एलआईसी का हो गया और साथ में ये इंडिविजुअल बैंक्स, तो इतने सारे हो गए। तो कुल मिला के अगर मैं एग्जाम की मैं बात करूं तो 8 से 10 एग्जाम आप कम से कम दे सकते हैं साल भर में, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं बैंकिंग सेक्टर में, और ये हर साल होता ही होता है पेपर। इसमें जो भी वैकेंसीज वेरी करती जाती हैं कि किसी साल कम आ गई, किसी साल ज्यादा आ गई, लेकिन ये होना हर साल है, इनका कैलेंडर पहले ही आ जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो प्रोसेस रहता है बहुत फास्ट रहता है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इनकी। अगर आप बैंकिंग लाइन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको मैंने इतना बता दिया कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इनका जो बेसिक सिलेबस रहता है वो सेम रहता है, हल्का फुल्का माइनर डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस क्या रहता है वो मैं आज के ही वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बच्चे मैंने आपके सामने डिस्कस किया अपॉर्चुनिटीज की। अब मैं चलता हूं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम फ्रॉम स्क्रैच, मतलब क्या शुरुआत से एकदम बेसिक से बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, और उन प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं उन पे मैं डिस्कस करूंगा। तो किसी भी एग्जाम, केवल बैंक की नहीं बात करता हूं, किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं तो उन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले बच्चे उन एग्जाम का सिलेबस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अटैक करेंगे बच्चे किस पे, सिलेबस पे करेंगे कि सिलेबस क्या होता है। तो अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक बच्चे यहाँ पे पहले प्री का एग्जाम लेता है और फिर किसका लेता है, मेंस का एग्जाम लेता है। तो आपको प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और कुछ एग्जाम्स में इंटरव्यू होता है और कुछ एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता। नॉर्मली पीओ के जितने भी पोस्ट है बच्चे उनमें इंटरव्यू रहता है, लेकिन क्लरिकल के में इंटरव्यू नहीं रहता। ठीक है, तो आपको सिलेबस के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या होता है और किस तरीके से आपको उसको पढ़ना है। फिर सिलेबस के बाद दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। क्या बच्चे, प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं उनकी आपके पास बुक्स होनी चाहिए कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे आप एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सिलेबस के बाद आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए, तभी आप बेहतर वे में और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। क्या होता है ना, पिछले साल के पेपर को देख के आपको आइडिया मिलता है कि कैसा पेपर आ रहा है और कैसे हमको तैयारी हमको करनी है और किस तरीके से हम तैयारी को अपने आगे लेके जा रहे हैं। साथ में बच्चे एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, कट ऑफ। क्या हो जाता है, कट ऑफ। तो आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो भी हुए हैं उनका कट ऑफ आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप आईबीपीएस का पीओ दिए हैं या क्लर्क दिए हैं तो उनका कट ऑफ क्या जाता है, अगर आप यहाँ पे आरआरबी का एग्जाम दिए हैं पीओ और क्लर्क तो उनका कट ऑफ क्या जाता है। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी भी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। साथ में बच्चे इसके बाद आपको बुक्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन से बुक्स है, मतलब बुक्स का मतलब है रेफरेंस, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, किस टीचर से क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और अपने नोट्स को कैसे बनाने हैं और कैसे उसको लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है। ये आपका स्टडी मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में बच्चे स्टडी प्लान, आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को यहाँ पे एक फ्रेम में डालना है ताकि आप इसकी प्रिपरेशन को बेहतर वे में कर सकें। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से बच्चे, सिलेबस से। तो सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस बच्चे प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है, अगर मैं सारे बैंकिंग एग्जाम को मैं समावेश करके एक साथ में बता रहा हूं, इसमें अलग अलग हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, एक साथ ही मैं बताने चाहता हूं। ठीक है, तो प्रीलिम्स के सिलेबस की मैं बात करूं तो प्रीलिम्स का जो बेसिक सिलेबस होता है, तो सबसे पहली बात प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो इसमें आपका क्या पूछता है, एक तो रीजनिंग पूछता है बच्चे, रीजनिंग आपका आएगा ही आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, जितने भी मैंने एग्जाम लिखे उसमें रीजनिंग आना तय है, ये 100% आता ही आता है। उसके बाद बच्चे क्वांट पोर्शन होता है, क्वांट पोर्शन मतलब एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग क्वांट बोलते हैं, क्वांट आप बोल लीजिए या फिर हम लोग मैथ्स भी बोल सकते हैं। तो ये भी बच्चे दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा सिलेबस में आपके ये भी रहता है, एप्टीट्यूड रहेगा ही रहेगा। तो ये दो ऐसी चीजें हैं, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये हर बैंकिंग के एग्जाम में रहेगा, चाहे कोई भी आप दे रहे हो, चाहे आप आरआरबी दे रहे हो, चाहे आईबीपीएस दे रहे हो, चाहे एसबीआई दे रहे हो, चाहे कोई दे रहे हो। लेकिन साथ में एक और चीज होती है बच्चे, इंग्लिश। इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश कुछ एग्जाम्स में रहते हैं और कुछ एग्जाम में नहीं रहते। ठीक है, तो तीसरा पोर्शन जो होता है बच्चे वो किसका रहता है, इंग्लिश का।
तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश किस में रहेगा किस में नहीं रहेगा वो बकायदा डिटेल में मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको इमेज के फॉर्म में दिया हुआ हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किसमें इंग्लिश रहेगा किसमें नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक समावेश करके तीनों चीजें बता रहा हूँ कि नॉर्मली प्रीलिम्स में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश तो रहता है, ठीक है, लेकिन आरआरबी के एग्जाम में इंग्लिश नहीं रहता, इतना याद रखिएगा। आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों में नहीं रहता प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अब बच्चे इतनी सी बातचीत तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे चलता हूं, एक एक करके डिस्कस करता हूं इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में पहले, और उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक रहता है वो मेंस में रहता है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग को मैं दो हिस्सों में बांट दिया हूं, दो हिस्सों में करके हम लोग पूरे चीजों को कवर करेंगे। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा बच्चे, तो रीजनिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं पहले तो आपको ये समझना होगा। तो रीजनिंग में बच्चे टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं, और 35 क्वेश्चन कितने मार्क्स को कवर करता है, 35 मार्क्स को कवर करता है, ठीक है। 35 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स को कवर करेगा, 35 अंकों को कवर करेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट वेटेज हो जाता है। अब इसमें बच्चे दो हिस्से बटे हैं रीजनिंग में, एक मैंने बांट दिया है बच्चे मिसलेनियस पोर्शन। कौन सा पोर्शन बच्चे, मिसलेनियस पोर्शन, और दूसरा हिस्सा क्या रहेगा वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बच्चे रीजनिंग में मैं मिसलेनियस में बताता हूं कि कितने नंबर के आते हैं और कौन कौन से पोर्शन इसमें रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मिसलेनियस पोर्शन में एक होता है बच्चे टॉपिक रीजनिंग का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये नॉर्मली सभी बैंकिंग के एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बच्चे ये आपका सिलेबस रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। दूसरा बच्चे इनइक्वालिटी रहेगा, इनइक्वालिटी रहेगा ही रहेगा, जिसको असमानता भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे सिलोलिज्म, जिसको हम लोग न्याय संगत बोलते हैं, सिलोलिज्म आपके टॉपिक में जरूर आपके सिलेबस में रहता है, ये आता ही आता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत बेहतर वे में हम लोग पढ़ते हैं 150 वाले में। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी रहता है बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप क्लास कर लेंगे सिलोलिज्म का तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें आप फिक्स मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, जिसको हम लोग रक्त संबंध हिंदी में बोलते हैं, तो ब्लड रिलेशन भी रहता है बच्चे टॉपिक में। और उसके साथ बच्चे और कौन कौन से रहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ब्लड रिलेशन के बाद आपका कौन सा हो गया बच्चे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या हो गया बच्चे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ये भी आपके सिलेबस में जरूर रहता है। साथों साथ बच्चे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये भी टॉपिक में रहता है, जिसको दिशा और दूरी बोलते हैं। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसका पूरा कंप्लीट इस तरीके का पूरा सिलेबस रहता है, पूरा टॉपिक रहता है, जिसको हम लोग रैंकिंग भी बोल सकते हैं, क्रम व्यवस्था भी बच्चे टॉपिक में रहता है। तो ये सारी चीजें बच्चे मिसलेनियस पोर्शन का हिस्सा रहती है रीजनिंग का, ठीक है ना। अब ये तो हो गया मिसलेनियस पोर्शन का, और दूसरा जो हिस्सा रहता है बच्चे वो रहता है कि आपका पजल। क्या रहता है बच्चे, पजल, और क्या रहता है बच्चे, सीटिंग अरेंजमेंट। क्या रहता है, इन दोनों को मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि ये काफी ज्यादा वेटेज के होते हैं, इसलिए आपको इन पे काफी ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन जो मैंने बोला, 35 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो केवल बच्चे कहां से आ जाते हैं, आपके पजल में और सीटिंग अरेंजमेंट के आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस पोर्शन जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, इसमें करीब 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 और 20 मिलके 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, और लगभग ये सिलेबस आपका रहता है किसका, रीजनिंग का। तो आपको कैसे तैयारी करना है, मिसलेनियस को भी अच्छे से कवर करना है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में काफी ज्यादा ध्यान देना है, और काफी अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और बेहतर वे में जो आपको पढ़ाया जाएगा उस चीज को आप फोकस करेंगे और इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये रीजनिंग का पोर्शन काफी बेहतर वे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चे किसकी बातचीत, रीजनिंग की बातचीत हो गई, ठीक है। 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, मिसलेनियस और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल एक अलग हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चे किसका, रीजनिंग का। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं बच्चे क्वांट में। क्वांट मतलब एप्टीट्यूड, जिसको मैथ्स आप बोलते हैं। तो इसमें भी दो हिस्सों में मैं बांट लेता हूं, एक मैं लिख लेता हूं मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब विविध है, जो नए टॉपिक है जो केवल बैंकिंग के एग्जाम में ही पूछता है, वो कौन कौन से हैं और अच्छे खासे वेटेज में पूछता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला टॉपिक मैंने आपके सामने लिख दिया, सिंप्लीफिकेशन। क्या बच्चे, सिंप्लीफिकेशन। लेकिन उसके पहले ये भी बता दूं कि एप्टीट्यूड में भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कितने मार्क्स के होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि 60 मिनट में आपको यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं, और 100 क्वेश्चन 60 मिनट में, मतलब आपकी स्पीड बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी स्पीड अगर अच्छी रहेगी तो आपको काफी हेल्प मिलेगा बैंकिंग के एग्जाम को क्रैक करने में, और स्पीड कैसे बढ़ाना है वो क्लासेस में ही सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया बच्चे। दूसरा बच्चे जो टॉपिक होता है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, और काफी अच्छे टॉपिक होते हैं, और इन टॉपिक को आप 2 मिनट में कर सकते हैं। जो आपको क्लास में कंसेप्ट बताए जाते हैं, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन को 2 मिनट में 5-5 क्वेश्चन को कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मिनट में, आसानी से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या होता है, नंबर सीरीज। क्या होता है बच्चे, तीसरा नंबर सीरीज जो टॉपिक होता है, नंबर सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एप्टीट्यूड में ही पूछता है। साथ में अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक होता है बच्चे,
ये टॉपिक भी एकदम नया रहता है बैंकिंग के लिए, और ये भी टॉपिक के जरूर क्वेश्चन आते हैं। साथ में बच्चे अगला जो रहता है रॉन्ग नंबर सीरीज, जैसे नंबर सीरीज आपने पढ़ा वैसे ही रॉन्ग नंबर सीरीज भी आपके सिलेबस में जरूर आता है। ठीक है, तो इतने सारी चीजें एप्टीट्यूड की बात हो गई। उसके बाद और क्या क्या पूछता है ये मैं आपको बता देता हूं। तो क्वांट में बच्चे एक होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आपको पता होगा, अंकगणित जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो अर्थमेटिक पोर्शन पूरा बच्चे आपका बैंकिंग में पूछता है। अर्थमेटिक का मतलब क्या हो गया, जैसे प्रतिशत हो गया, लाभ और नहीं हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया। तो ये सारे टॉपिक अर्थमेटिक के होते हैं। पूरा अर्थमेटिक अंकगणित आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। और अगला जो टॉपिक होता है बच्चे वो होता है डीआई, जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें आजकल नए फॉर्म के क्वेश्चन आने लगे हैं, कैसलेट फॉर्म के, तो वो सारी चीजें भी आपको कवर करनी पड़ेगी। इतनी सारी चीजें, इसमें एडवांस मैथ्स नहीं रहता, लेकिन अर्थमेटिक, डीआई और ये नए टॉपिक्स इतने रहते हैं। तो ये आपका क्वांट का सिलेबस रहता है, ये लगभग सभी बैंकिंग के एग्जाम का। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगला जो पोर्शन आता है इंग्लिश का, और इंग्लिश के करीब यहाँ पे 35 क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 30 कम नहीं होते, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको बनेगा तो टाइम भी आपको प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कितने मार्क्स के, 30 नंबर के बच्चे इंग्लिश आती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं पहले मैं ये बता देता हूँ। तो इसमें एक आता है बच्चे एरर फाइंड करने के क्वेश्चन आते हैं, एरर फाइंडिंग के। साथ में बच्चे क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट मतलब फिलर्स होते हैं, बैंकिंग में हम लोग इनको फिलर्स कह देते हैं, और एसएससी वाले इनको क्लोज टेस्ट बोलते हैं। तो वो भी टॉपिक जरूर आता है इसमें, फिलर्स और क्लोज टेस्ट। ठीक है, और इसके जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो वोकैबुलरी बेस्ड ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको वोकैब पोर्शन भी अच्छे से कवर करना है। साथ में बच्चे यहाँ पे पीक्यूआरएस फॉर्म भी आता है। पीक्यूआरएस फॉर्म जिसको हम लोग जम्बलिंग बोलते हैं, जम्बलिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। और ये सारी चीजें के साथ साथ बच्चे ग्रामर तो पूछता ही है, लेकिन क्योंकि ग्रामर आपको इसलिए अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ग्रामर पढ़ोगे तभी ये 3 टॉपिक को आप अच्छे से कर पाओगे। ग्रामर नहीं रहेगा ठीक तो आपको इनमें थोड़ा सा तकलीफ तो होगा ही होगा। इसलिए बच्चे ग्रामर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ग्रामर में टेंसेस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, और इसके बाद अगला जो पोर्शन होता है बच्चे वो आरसी का होता है। आरसी मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बैंकिंग सेक्टर के लिए। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा संकल्प स्टडी सर्कल को तो आप डाउनलोड करेंगे ही पढ़ाई करने के लिए, लेकिन साथ में इसके अतिरिक्त तो कुछ एक्स्ट्रा भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे आप द हिंदू के ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जो भी आर्टिकल आते हैं इकोनॉमिक्स सेक्शन से रिलेटेड उनको जरूर पढ़िए। और आप पहली बार पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत कम समझ में आएगा, धीरे धीरे करके आदत डालिए ताकि आप पढ़ें और वो आपको समझ में आने लगे। और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे वो भी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन इसी तरीके से ठीक किया जाता है। तो ये 3 पोर्शन तो बच्चे मैंने आपको बता दिए किसका, आपका प्रीलिम्स के सिलेबस के लिए। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का। अब बच्चे आ जाते हैं मेंस में। तो मेंस में देखो बच्चे, जो भी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है वही चीज मेंस में आएगा, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस में गैप करीब 1 महीना या 1.5 महीना, इससे ज्यादा का गैप नहीं देता। तो बच्चे क्या करते हैं कि प्रीलिम्स का पेपर दे देते हैं और उसके बाद एकदम फ्री हो जाते हैं, और मेंस में इतनी मेहनत से तैयारी नहीं करते जितना अच्छा वो प्री में करते हैं। इसलिए बच्चे मेंस का कट ऑफ भी कम जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी पहले ही हो जानी चाहिए। 1.5 महीने के चक्कर में नहीं रहना। 1.5 महीने में केवल मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन करना है। आपका पूरा जो सिलेबस होगा वो प्रीलिम्स के पहले ही प्रीलिम्स और मेंस का कवर हो जाना चाहिए, तभी आप बेहतर वे में वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ आपको टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो, तभी आप रिजल्ट आप दे सकते हो। ठीक है, तो मेंस के सिलेबस के बारे में मैं अगर डिस्कस करूं तो मेंस में कुछ नई चीजें ऐड हो जाती हैं। जैसे मैं रीजनिंग की बात करता हूं, ठीक है, तो देखो मेंस में भी वही चीजें हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश सब में नहीं रहता। आरआरबी की बात करूं तो उसमें हिंदी ऑप्शन रहता है, आप हिंदी ले सकते हैं इंग्लिश की जगह। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो चौथा सेक्शन जो होता है इंग्लिश के बाद, जो चौथा सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। क्या बोलते हैं बच्चे? जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का एक ऐसा सेक्शन है कि जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। क्योंकि इसमें ऐसा है कि बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। तो इसमें टाइमिंग का कोई वैसा नहीं रहता, टाइम आपका बहुत बचता है अगर आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आप एक अच्छा कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन में बहुत मदद मिलती है। इसलिए जनरल अवेयरनेस के साथ बच्चे बहुत खिलवाड़ करते हैं कि प्रीलिम्स तक पढ़ते ही नहीं है और मेंस में 1 महीने में बस कुछ ना कुछ बुक्स खरीद ली और उसको एक बार पढ़ लिए। तो इस तरीके से बच्चे नहीं है। जनरल अवेयरनेस को भी आपको बहुत पहले, प्रीलिम्स के पहले ही तैयारी करना है, ताकि आप जब आप मेंस दें तो वहां पे बच्चे क्या करें, आपको केवल मेंस देते समय आप लोग को केवल एक ही चीज, एक ही लक्ष्य रहे कि हमको रिवीजन करना है, और रिवीजन करना बस आपका काम रहे और उसके अलावा कुछ और नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चे आपको ये काम करना है। ठीक है,
तो ये आपको मैंने जनरल अवेयरनेस के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो रीजनिंग की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, रीजनिंग की बात करता हूं पहले। तो रीजनिंग में क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है वो बस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, रीजनिंग जितना आपने पुराना पढ़ा है उसको फिर से पढ़ना है, उसके फिर से मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ नया जो पढ़ना है वो मशीन इनपुट, बच्चे नया टॉपिक आ जाता है जो कि केवल मेंस में रहता है। तो मशीन इनपुट आपके लिए एक नया टॉपिक आ जाता है। डेटा सफिशिएंसी बच्चे वो प्रीलिम्स में नहीं रहता लेकिन मेंस में आ जाता है, तो डेटा सफिशिएंसी भी रीजनिंग वाला आपको पढ़ना पड़ता है। तो डेटा सफिशिएंसी दोनों में आते हैं, मैथ्स में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है। तो रीजनिंग वाला डेटा सफिशिएंसी आपको पढ़ना, और ये डेटा सफिशिएंसी जो टॉपिक होता है ना, समावेश होता है जितना भी आपने पिछला पढ़ा है, जितना भी रीजनिंग पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद एक और बच्चे लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे जुड़ जाती है, तो मेंस में लॉजिकल रीजनिंग भी आता है। तो मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग, इतने पोर्शन नए ऐड हो जाते हैं बच्चे मेंस में। अब मैं मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ्स में भी बच्चे क्या है, यहाँ पे आपका पूरा पेपर फोकस रहता है किस पे, डीआई पे। किस पे रहता है, डीआई पे। आपने जितना पिछला पढ़ा वो तो पढ़ना ही है, और उसके साथ साथ डीआई आपको और बेहतर वे में पढ़ना है। साथ में बच्चे इसका क्या आ जाता है, डेटा सफिशिएंसी इसमें भी आ जाता है। तो मैथ्स का डेटा सफिशिएंसी भी समावेश रहता है, जितना भी आपने मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो, ये सारी चीजें पढ़ी हैं उन सभी का समावेश रहता है, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स में ये सारी चीजें आपको मेंस में एक्स्ट्रा देखनी पड़ती हैं और बेहतर वे में, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक और सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का। अच्छा, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कुछ एग्जाम में पूछता है, कुछ में नहीं पूछता, लेकिन अगर इंग्लिश पूछेगा तो इंग्लिश में जितना भी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा उसी चीज को और बेहतर वे में, कॉम्प्रिहेंशन में और फोकस करके मेंस में आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में कैसे आपको तैयारी करनी है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपका स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सारी चीजें, आरबीआई, ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतर वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक जीके बहुत अच्छा तैयार करना पड़ेगा, और स्टैटिक जीके की तैयारी आप स्टेट वाइज कीजिएगा। जैसे टोटल 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों की सीट्स आप अलग से बनाइए, कॉपी अलग से बनाइए, और डेली नोटबुक कंप्लीट कीजिए। नोटबुक एक बनाइए, उसमें डेली का डेली करंट अफेयर्स लिखिए। और करंट अफेयर्स के लिए हम लोगों ने एक करंट अफेयर्स की सीरीज भी चला रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, डेली 12 बजे होगा, तो आप उसको भी जरूर देखिए। वहां से आपके करंट अफेयर्स बहुत बेहतर वे में तैयार हो जाएंगे। साथ में आप क्या कीजिए, वो तो आप क्लास करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो आप करंट अफेयर्स के कुछ अच्छे एप्लीकेशन है, हमारे में भी डेली अपडेट होता है, लेकिन और भी कुछ एप्लीकेशन हो उनको देखिए। वहां से बच्चे आप लोग करंट अफेयर डेली का डेली, डेली अपडेट उसको करते रहिए, लिखते रहिए उसको, कॉपी में, नोटबुक में डेली का डेली लिखिए। साथ में आप 28 राज्यों का स्टैटिक जीके तैयार करना है, तो 28 राज्यों के नाम लिखिए। उनमें जो स्पेसिफिक चीजें हैं, कोई राज्य किस चीज के लिए, उसका जैसे डांस हो गया, ठीक है, उस किस चीज के लिए वो फेमस है, वो सारी चीजें आप वहां पे लिखिए। मॉन्यूमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, बुक्स, ऑथर्स के बारे में बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ये सारा पोर्शन बच्चे स्टैटिक जीके में आता है, लेकिन व्यवस्थित तैयारी करने के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा। इसकी बुक को आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा, पर डे आपको ये काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जनरल अवेयरनेस के साथ आपने आधा घंटा, 1 घंटे का डेली का टाइम निकाल लिया, और ये आपको आप कंप्लीट कीजिए, आपका बेहतर वे में ये भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके फिक्स मार्क्स होंगे आपके, और आपको ये सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब बच्चे ये सारा बात बताने के बाद अब मैं आगे पॉइंट पे चलता हूं। तो एक और इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर का पेपर का इंपॉर्टेंस कितना होता है। तो याद रखना, जब आप तैयारी शुरू करेंगे, जब आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, प्रिपरेशन आपका स्टार्ट होगा, तो याद रखना उसी टाइम पे आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर आप ले लेंगे मार्केट से। किसी भी पब्लिकेशन का ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए। जैसे बीएससी पब्लिकेशन, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन होते हैं, किरण के आते हैं और अड्डा 247 के आते हैं, ऐसे बहुत सारे आते हैं, किसी का भी आप लोग ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। आप उनका जरूर लेके प्रीवियस ईयर के, आप उनको हमेशा तैयारी के साथ, जैसे मैंने बैठा पढ़ने के लिए तो एक किनारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रख लिया और अपनी तैयारी स्टार्ट किया। तैयारी करते समय जब आप प्रीवियस ईयर के 1-2 पेपर को देखेंगे तो आपको एनालिसिस होगा कि हाँ, जो आपकी तैयारी चल रही है वो सही डायरेक्शन में चल रही है और बेहतर वे में चल रही है, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम के लिए रिसर्च वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को याद रखना कि आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए बच्चे आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस करिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए, केवल बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप एसएससी दे रहे हैं तो उसके भी होने चाहिए, पीएससी दे रहे हैं तो उसका भी जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। अब बच्चे हम चलते हैं किसमें, कट ऑफ मार्क्स पे, कि कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कट ऑफ मार्क्स आपको पता होना चाहिए कि आप अपना मॉक टेस्ट देंगे तो आपको उसमें से कितने मार्क्स लाने हैं, एग्जाम में क्या स्कोर करना है, ये स्ट्रेटेजी लेके पहले से जाना है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चे मैं पीओ का कट ऑफ बताता हूं। तो पीओ के एग्जाम के लिए बच्चे, पीओ में जो प्रीलिम्स होता है इसमें कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, लेकिन आपको टारगेट कितना रखना है वो मैं आपको बताता हूं। तो टारगेट आप 100 में से 70 का रखिएगा। टारगेट कितने का रखिएगा, 100 में से
70, और कट ऑफ जो जाता है वो 62 63 61 62 63 ऐसे 64 65 कुछ भी जा सकता है, इतना लगभग जाता है, लेकिन टारगेट 70 का रखेंगे तो आप सेफ साइड रहेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो प्रीलिम्स में पीओ का जो टारगेट रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। और अपने मॉक टेस्ट में आखिरी तक ये कोशिश करना है कि हमें एग्जाम देने के पहले हमें इतना स्कोर करना ही करना है, और ये अगर हम स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे तो हमारा बेहतर वे में प्रिपेयर रहेगा, ठीक है। और क्योंकि पेपर एक चीज और है, पीओ प्रीलिम 60 मिनट का होता है, कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का, तो 60 मिनट में 70 लाने हैं, मतलब स्पीड काफी अच्छी रखनी है आपको, ठीक है। अब आप देखेंगे मेंस का कट ऑफ, तो अब मेंस का देखेंगे तो बहुत कम कट ऑफ दिखेगा, उसके पीछे का प्रमुख कारण यही है कि बच्चे बहुत तैयारी को अपने लीनियंट ले लेते हैं एक महीने में, वो उनका जो शुरुआत करते हैं ना उस हिसाब से वो नहीं कर पाते। तो मेंस का जो आपको मैं टारगेट बोलूंगा तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, जैसे 200 नंबर का पेपर है तो आपको केवल टारगेट 50% का रखेंगे तो भी चल जाएगा, 50% आपको लाना है, मतलब 100 नंबर आपको लाने हैं, 100 नंबर लाएंगे तो आपका बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ जो जाता है वो 90 और 100 के बीच में लगभग जाता है, 90 100 80 85 ऐसे जाता रहता है, ठीक है। 200 में मैं बोल रहा हूँ करीब मान लो 90 92 नंबर आपका कट ऑफ जाएगा। तो टारगेट आपका 100 और 110 के बीच का रहना चाहिए, 100 110 के बीच में लाओगे तो सेफ साइड में रहोगे, क्योंकि नंबर इसलिए अच्छे लाने हैं आपको, कट ऑफ से ज्यादा इसलिए लाना है कि जब मेरिट बनती है तो आपको इंटरव्यू में ज्यादा भरोसा नहीं रखना है, इंटरव्यू में कितने भी मार्क्स दे दे, अगर आपका मेंस अच्छा है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस में ये आपका रहता है, तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ का कितना है, यहाँ पे 70% कट ऑफ जा रहा है, यहाँ पे 50% में आप सिलेक्शन ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना चीजें रहती है। इसलिए बच्चे आपको प्रिपरेशन सिलेबस सब कुछ सेम है, तो प्रीलिम्स वाली तैयारी को मेंस के अकॉर्डिंग ही तैयारी सेट रखनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे मेंस में फंसते हैं, इसलिए बच्चे इस चीज को आप याद रखिएगा। ये तो हो गया बच्चे किसकी बात हो गई, पीओ की बात हो गई, किसकी बात हो गई, पीओ की। अब मैं बात करता हूं बच्चे किसके, क्लर्क के एग्जाम की बात करता हूं। तो अगर आप क्लर्क का एग्जाम देते हैं तो क्लर्क में भैया कट ऑफ और ज्यादा जाता है, इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी चाहिए, तो कैलकुलेशन पे इसमें बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा आपको। और प्रीलिम्स की बात करें, पीओ में भी काम करना पड़ेगा, क्लर्क में भी काम करना पड़ेगा, ये कह रहा हूं, ठीक है। तो प्रीलिम्स की बात करें तो 100 में करीब बच्चे आपको 80 का टारगेट सेट करना है, कितने का टारगेट सेट करना है, 80 का। जब आप 100 में 80 का टारगेट सेट करते हैं तो क्लर्क के एग्जाम में आपको प्रीलिम्स में कभी भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका दूसरा हिस्सा बचता है बच्चे किसका, मेंस का, किसका बच्चे, मेंस का। और मेंस में अगर मैं बात करूंगा क्लर्क के, तो मेंस में क्लर्क के लिए 200 में से बच्चे आपको लगभग 130 से 140 का टारगेट लेके जाना है, क्योंकि लगभग कट ऑफ इतना ही जाता है, मतलब इससे कम हम नहीं कहेंगे आपका, क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा अच्छे का होता है और पेपर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, इसलिए पेपर भी थोड़ा सा इसका कट ऑफ आपका क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, ठीक है। तो क्लर्क के लिए अगर मैं बात करूंगा तो प्रीलिम्स और मेंस के लगभग ये टारगेट सेट करके जाएंगे तो आपका एग्जाम और बेहतर वे में प्रिपेयर होगा, ठीक है। चलिए, इतनी सी बातचीत तो ये थी। अब आगे चलते हैं बच्चे किस पे, बुक्स पे, किस पे बात करते हैं, बुक्स पे। तो बुक्स में कौन कौन से आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी चाहिए, अपने प्रिपरेशन जर्नी में कौन कौन से बुक्स को और कौन कौन से सोर्सेज को आपको लेके चलना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है बच्चे, याद रखिएगा, अगर सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आपको किस टीचर से पढ़ना है, इस रिसर्च वर्क को आप हमेशा कर लीजिएगा कि आपको मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले तो आपके क्लास नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो टीचर के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ते हुए अपने क्लास नोट्स को बनाइए। दूसरा बच्चे, बुक्स की बात करें तो बुक्स हम लोग अपनी खुद की भी बुक्स लॉन्च कर रहे हैं, हमारे बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हैं। हम लोग इस तरीके के 4 सेट्स बुक्स आपको देंगे संकल्प स्टडी सर्कल का, जिसमें कि बच्चे यहाँ पे आपका रीजनिंग की अलग बुक होगी, एप्टीट्यूड की अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी और करंट अफेयर्स की अलग होगी। तो ये 4 सेट्स आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे बुक्स का, तो इस तरीके की बुक्स भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, हमारे नोट्स को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो क्लास नोट्स हमारे अलग रहेंगे, बुक्स केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगी, तो इन बुक का भी आपको रेफर करना है। और भी मार्केट में बहुत से पब्लिकेशन है, उनके भी बुक को रेफर कर सकते हैं। साथ में बच्चे आपको डीआई के लिए आप अलग से कुछ चीजें सेट्स हो तो उनको भी आप लीजिए, जैसे आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे पीडीएफ्स मिल जाते हैं, पजल भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इतनी सारी चीजें आपको सोर्स अच्छे से रखना है ताकि आपके एग्जाम में उन काफी मदद करें, आपकी स्पीड को काफी अच्छा तैयार करें। तो अब बच्चे होता है व्हाट शुड बी एन आइडियल स्टडी प्लान, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम बात करें तो ये पूरी प्रिपरेशन की जर्नी 6 महीने की अगर आप रखते हो तो भी वो एनफ है। तो 6 महीने को किस तरीके से आपको बांटना है ये मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, ठीक है। तो 6 महीने का प्रिपरेशन किस तरीके का होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट मंथ जो रहेगा, पहला महीना जो रहेगा आपका, पहला महीना आपका क्या रहेगा, यहाँ पे पहला महीना जो रहेगा आपका वो आपका रिसर्च वर्क पे होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको कहाँ से क्या सोर्स पढ़ना है, कितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है, तो उस पर थोड़ा काम कीजिए और अपना पढ़ते रहिए, साथ में रिसर्च वर्क भी करते रहिए कि किस कंटेंट को कहाँ से आपको पढ़ना है। साथ में बच्चे नेक्स्ट 2 मंथ जो रहेगा,
नेक्स्ट 2 मंथ रहेगा, टोटल 6 महीने की कहानी है। अगला जो 2 महीना रहेगा बच्चे, वो किस पे काम करना है, आपका डेडिकेटेड क्लास करना है। रिसर्च वर्क कंप्लीट है, अब आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, अब आपको केवल क्लास पे फोकस करना है और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो 2 महीना अगर आप डेडिकेशन के साथ अगर आप इन चीजों को दे देंगे, तो अगर आपका क्लास का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है और साथ में आपको सेल्फ स्टडी भी रखनी है जारी बहुत ही बेहतर वे में, तो अपना स्टडी प्लान इस तरीके से बनाना है। क्योंकि देखो 6 महीना अगर आप मेहनत कर लोगे ना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट 2 मंथ हो गया, तो ये 3 महीने तो ऐसे ही बीत गए। फिर अगला जो 2 महीना होगा, अगला 2 महीना होगा, उसके लिए आपको स्पीड बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? स्पीड। और स्पीड के लिए आपको क्या करना है बच्चे? मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज भी देना है, कंप्लीट का भी देना है। तो अभी कंप्लीट का ना देखिए, केवल टॉपिक वाइज पे फोकस करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 महीने। और लास्ट का जो महीना रहेगा, उसमें केवल आपको मॉक टेस्ट देना है और प्रीवियस चीजों को रिवाइज करना है। तो ये 6 महीने की प्रॉपर तैयारी के साथ आप अपने सिलेक्शन को ले सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं, एक आइडियल स्टडी प्लान रहता है बच्चे आपका। अब मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस की मैं बात करूं तो एसबीआई पीओ का, प्रीलिम्स का, ये मेंस का, ये आपका सिलेबस है एसबीआई पीओ का। रीजनिंग, क्वांट इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और ये जनरल अवेयरनेस, ये किसका होता है बच्चे? एसबीआई पीओ का। आईबीपीएस पीओ का ये सिलेबस है प्रीलिम्स का, ये मेंस का, और आईबीपीएस आरआरबी पीओ का ये है। और इसी तरीके का बच्चे आपका क्लर्क का भी सिलेबस होता है। इंडिविजुअल टॉपिक्स में भी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके क्या क्या सिलेबस है, इसकी पूरी लिस्ट दिया हुआ है। और इस तरीके से अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे यहाँ क्लासेस करना चाहते हैं, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बच्चे अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं जानते हैं ज्यादा अच्छे से करना, इसलिए हम लोग एकदम सेपरेट बैच करके एक बैंकिंग का हम लोग एक स्ट्रीम स्टार्ट किए हमारी तरफ से यहाँ पे, जिसमें कि आपको नोट्स, बुक्स, सारा कुछ हम लोग अवेलेबल करेंगे। और आप हमारे यहाँ चाहें तो हमारे यहाँ कॉल करके डेमो के लिए पूछ सकते हैं, डेमो अटेंड कीजिए, क्लासेस अच्छी लगे तभी आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मैंने फिर से बोला, रिसर्च वर्क सबसे बेस्ट होता है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी बैचेस चल रहे हैं क्लर्क और पीओ के, तो यहाँ पे आप चाहें तो इन क्लासेस को भी हमारे यहाँ अटेंड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि काफी कंटेंट इसमें मिलेगा। संकल्प स्टडी सर्कल का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप वहां पे और बेहतर वे में, एप्लीकेशन में भी कुछ स्पेशल क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, उन्हें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चे इतना था ये बैंक का इन्फॉर्मेशन, आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिलेगा। और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि इसके इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूं। क्लियर है कि नहीं है? तो थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू।